केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल डायनामिक्स क्या होती है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है और इसको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 2। आज हम भाई स्टार्ट करेंगे एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, फिर आपने क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, फिर आप क्या पढ़ोगे, एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, कि भाई केमिकल काइनेटिक्स बोलते किसको है। आप इसका नाम देखो, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, मोशन, इजंट इट। और केमिकल का मतलब क्या होता है भाई, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। मतलब क्या कहती है, ये कहती है केमिकल रिएक्शंस की जो मोशन है, जो स्पीड है, जो उसकी बात करें। कौन सी ब्रांच केमिस्ट्री की भाई, जो स्पेशली किसकी बात करती है, स्पीड ऑफ रिएक्शंस की। तो अगर मैं इसको भाई बहुत प्रिसाइज सेंस में इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ, इसको भाई केमिकल काइनेटिक्स को, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो भाई स्पीड ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करते सिर्फ। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका जो डोमेन है वो थोड़ा वाइड है। यहाँ पर आपको जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो तो आपने पढ़नी है, साथ में आपने भाई जो मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का वो भी आपने पढ़ना है, और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं वो भी आपने पढ़ने होते हैं। तो प्राइमरली हम क्या बोलेंगे, तो भाई प्राइमरली बताओ हम क्या बोलेंगे, कि बताओ क्या होता है ये, कि भाई केमिकल काइनेटिक्स बताओ क्या होगी। अगर इसको मैं बहुत अगर मैं इसको अब प्रिसाइजली हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड देयर मैकेनिज्म, जो इनकी बात करती है। ये सारा भाई लिखा हुआ है, इसको लिखो मत, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी भैया, अपना नोट तो बना लो, आगे ना आपको समझ भैया, इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, आप एक बात और भाई, आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखो आपने इससे पहले क्या पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स, इजंट इट। इससे पहले आपने क्या पढ़ी, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि हमने और डिटेल्ड पढ़ना है क्या, फेज इक्विलिब्रिया और केमिकल इक्विलिब्रिया, इजंट इट। लेकिन फिर भी भाई थर्मोडायनेमिक्स के आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सारे मालूम हो चुके हैं। आपने वहां पर एक बात देखी, थर्मोडायनेमिक्स क्या बात करती है, किसी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या होगी, कोई रिएक्शन किस डायरेक्शन में होती है और किस, बोलो भाई, उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या है, वो अपने आप होएगी कि नहीं होएगी। लेकिन उसने ये बात नहीं की कि वो रिएक्शन किस पाथवे के थ्रू होएगी और उस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, वो रिएक्शन किस स्पीड से होगी, समझे बात। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि जिन चीज़ों को थर्मोडायनेमिक्स एड्रेस नहीं करती उनके लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट है भाई, कई सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स ने एड्रेस नहीं की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जैसे उनकी भाई क्या है, उनकी रेट है, उनका मैकेनिज्म है, इजंट इट। तो इनको एड्रेस करने के लिए हमको भाई एक नई ब्रांच की रिक्वायरमेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। और मैं आपको बताऊं भाई, इसका एक नाम और भी होता है, केमिकल डायनामिक्स। भाई कई बुक्स में आपको केमिकल काइनेटिक्स आपको मिलेगी इसी नाम से, केमिकल काइनेटिक्स के नाम से ही मिलेगी। लेकिन कई बुक्स में चैप्टर का नाम क्या होता है, केमिकल डायनामिक्स। तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायनामिक्स का मीनिंग भी क्या होता है, मूवमेंट, चेंजमेंट, मोशन। काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, चेंजमेंट। ये बात आपको बोले पड़ी। तो केमिकल डायनामिक्स या केमिकल काइनेटिक्स एक ही बात है। ओके, अब बताओ हम क्या देखते हैं, हम थोड़ी बात करें तो बताओ किसकी भाई, हिस्ट्री ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है बात। तो भाई 1864 के अंदर आपको पता भाई, जो पीटर वाग और काटो, बोलो भाई, गल्डबर्ग, ठीक है, उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसको फॉर्मुलेट किया था। पता होगा ना आपको, बोलो भाई, शुरुआत में क्या था हमारे पास, केमिकल सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि किसी रिएक्शन की रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसी रिएक्शन की जो रेट होती है, जो स्पीड होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस रिएक्शन में बचे हुए रिएक्टेंट की
कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो स्पीड भी क्या होगी रिएक्शन की, ज़्यादा। अगर भाई अगर क्या बोलते हैं बचे हुए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगी भाई, कम होगी। पता होगा ना आपने भाई, पढ़ा होगा ना ये लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन भाई बाद में मालूम पड़ा कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर लागू होता है। किस पे? हाँ, कभी कभार भाई वो क्या बोलते हैं जो सबसिक्वेंट रिएक्शन होती है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, यानी जो रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप्स में होती है, उन पे भी कई बार ये काम कर जाता है। लेकिन ये भाई वैसे सिर्फ किसके ऊपर लागू होता है बताओ, बोलो भाई? सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर जो एक स्टेप में होती है। मल्टीपल स्टेप्स में होने वाली, क्योंकि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन तो ये कहता है कि कंसंट्रेशन बढ़े तो रेट क्या होगी, बढ़ेगी, कंसंट्रेशन घटे तो रेट क्या होगी, घटेगी। लेकिन आपको पता भाई बहुत सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, इजंट इट, जिनके अंदर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बढ़ाओ या घटाओ रेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इजंट इट। और कई बार क्या होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट घट भी सकती है, पता होगा ना आपको। तो भैया ध्यान रखियो कि ये बात पूरी तरह ट्रू नहीं होती कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होती है, रेट बढ़ती है। सिर्फ किस में होता है ऐसा, एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर, और उन्हीं के ऊपर क्या लागू होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। जब लॉ ऑफ मास एक्शन को भाई जो दूसरी रिएक्शन होती है उनके ऊपर लगाया गया ना तो ये फेल हो गया, ठीक है। तो उनका फिर जो भाई एक तरह से जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ भाई एक एक्सप्रेशन होता है, उनको आगे आगे सारा आएगा ये, लेकिन हल्का फुल्का आपको पता होगा ना कि रेट लॉ क्या होता है, कोई एक्सप्रेशन जो उस रेट को पूरी तरह से, उसके एक्सपेरिमेंटल रेट को पूरी तरह से फिट कर सके, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है बात। तो हमारे पास जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उनके रेट लो तो हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जब कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस के रेट लो लिखे गए किससे, बोलो भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो उन्होंने सही रिजल्ट नहीं दिए। उन्होंने बोला भाई कि इतनी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट इतनी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन ना बढ़ी, सेम रही, कई बार घट भी गई या ज़्यादा बढ़ गई, बात आपको पहले पड़ी। तो फिर भाई इसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, समझ गए बात क्या भाई, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है और जो रेट कांस्टेंट है, इनको निकालने के बहुत सारे और भी भाई चीज़ें डेवलप होगी जिनको बाद में मालूम करना ज़रूरी था, ठीक है। इस तरीके से भाई जो केमिकल काइनेटिक्स लगातार एक्सपेंड होती चली गई। और आपको पता होगा भाई, खैर भाई, अरे जो ये लॉ ऑफ मास है उसके बाद तो बताओ क्या था, जो वेंट ऑफ, उन्होंने अपना भाई जो रिवोल्यूशनरी पेपर था 1884 में पब्लिश किया था, और भाई 1901 में आपको पता होना चाहिए भाई उनको केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज भी, अरे भाई केमिस्ट्री में पहला नोबेल प्राइज भी किन को अवार्ड किया गया था, वेंट ऑफ को भाई। और वो किसके लिए दिया गया था तो भाई बताओ, अरे उनका जो वर्क था किसके ऊपर भाई, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो क्या था उनका भाई वर्क था, उसके ऊपर उनको भाई केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, समझ गए बात, ओके। फिर आपको पता है भाई, अरे ठीक है, अरे फिर आपको पता है जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है उनको निकालना थोड़ा भाई, फिर आपको पता है जो अरे इराइंग ने फिर जो रेट कांस्टेंट होता है क्या, अरे इराइंग ने जो क्या होता है, इराइंग ने एरहेनियस ने उनके काम से फिर आपने क्या मालूम किया बताओ भाई कि जो रेट कांस्टेंट होगा किसी रिएक्शन का वो कैसे बिहेव करता है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, एक्सपेरिमेंटली तो भाई हम इराइंग और एरहेनियस से हम क्या निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट उनके वर्क से, लेकिन इसको थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर फिर भाई बाद में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, समझिए बात, वहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या निकालते हैं, एक्सप्रेशंस, ठीक है बात। तो उससे वर्क भाई ये एक्सपेंड और एक्सपेंड होता चला गया। आज आपको पता भाई केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी ब्रॉड स्ट्रीम है, ब्रॉड एक क्या भाई, इसका भाई एक तरह से टॉपिक है, इजंट इट। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ओके, ठीक है भाई। अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे भाई, अरे ये रहेंगे सारा काम क्या था, ठीक है, ओके। अब आप मुझे और आपको पता ना बाद में भाई, अरे और आज हमारे पास बहुत सारे थ्योरेटिकल मॉडल हैं जिनसे हम कि डिफरेंट रिएक्शंस की, आज हमारे पास बहुत सारे क्या थ्योरेटिकल मॉडल्स जिनसे हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है उसको फिट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। खैर इसको पढ़ लियो भाई। फिर क्या हमारे पास भाई, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। भाई जो केमिकल काइनेटिक्स है उसकी जो एक तरह से जो स्टडी है वो हमको जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पीशीज़ बनती हैं उनको समझने में हेल्प करती है, इजंट इट। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता भाई, अगर फर्स्ट ऑर्डर तुमको हम समझ जाएंगे भाई कि अरे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है फर्स्ट ऑर्डर, हम समझ जाएंगे कि बताओ क्या बन रहा है इसके अंदर, ये बोलो भाई। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता है तो हम क्या बोलते हैं, तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन, क्या बनता है भाई,
तो रिएक्शन के अंदर भाई जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है उनको आपको समझने में हेल्प नहीं मिलती क्या? तो केमिकल काइनेटिक्स भाई आपको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन समझने में हेल्प करती है। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन अगर आप समझ जाते हो, अगर आप किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ जाते हो भाई, आपको पता है भाई इसके ऊपर कहाँ से कैसे अटैक हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपाउंड हैं उनको डिज़ाइन करने में हेल्प मिलती है आपको भाई। फिर भाई इन अलग अलग कंपाउंड डिज़ाइन करने में हेल्प से फ़ायदा क्या है? अरे भाई एक सब्जेक्ट होता है ड्रग डिज़ाइनिंग, पता होगा ना आपको भाई, ड्रग डिज़ाइनिंग की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, कोई रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ की दवा, कोई रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ की कोई क्या भाई ड्रग, उसको बनाने के लिए आपको पहले भाई उसको उस ड्रग को बनाने वाला जो मैकेनिज्म है अगर आप उसको अच्छे से समझ सकते हो तो उसको आप फाइन ट्यून करके और जो फाइनल क्या है प्रोडक्ट उसको आप फाइन ट्यून कर सकते हो भी, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और उसका अगर आप फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा उसको फाइन ट्यून कर सकते हो तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइन ट्यून कर सकते हो, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भाई सबसे अच्छी बात क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स हमको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन समझने में हेल्प करती है। और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन समझने के बाद अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन समझ में आ गया किसी रिएक्शन का, तो उस मैकेनिज्म को आप उस मैकेनिज्म में भाई अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग चीज़ें ऐड करके और आप फाइनल प्रोडक्ट को एक तरह से मन माफिक तैयार कर सकते हो, समझे बात इसको भाई। तो ये किसमें काम आता है? ड्रग डिज़ाइनिंग के अंदर। और सिर्फ भाई ड्रग डिज़ाइनिंग नहीं, और भी जो क्या होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स उनको डिज़ाइन करने में हेल्प करती है केमिकल काइनेटिक्स, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, ठीक है बोलो भाई। जैसे हमारे पास वो काइनेटिक मॉडल होते हैं, ठीक है, हमको वो टेम्परेचर और प्रेशर मालूम करने में हेल्प करते हैं जिस पे हैवी हाइड्रोकार्बन भाई, बोलो भाई, मतलब जो भारी हाइड्रोकार्बन नहीं होते, हैवी हाइड्रोकार्बन, उनका गैसोलीन में कन्वर्जन हमको क्या मिलेगा? हाईएस्ट यील्ड मिले। क्या? हैवी हाइड्रोकार्बन्स का गैसोलीन का क्या होता है? पेट्रोल, उसके अंदर यील्ड क्या मिले हमको भाई? हाईएस्ट। हमको वो टेम्परेचर और प्रेशर मालूम करने में हेल्प करती है। और भाई आपको बताओ अगर मान लिया गैसोलीन का यील्ड ज़्यादा होगा तो क्या उससे भाई जो फ्यूल इंडस्ट्री है उसको हेल्प नहीं होती क्या? उससे जो प्राइसेस हैं वो नीचे नहीं आती क्या? मतलब आप मानो भाई कि केमिकल काइनेटिक्स आपको हमारे लाइफ का कोई शायद कोई हिस्सा हो जिसको भाई केमिकल, अरे हमारे डेली लाइफ में भाई हमको डेली केमिकल काइनेटिक्स के जो यूज़ है उनको हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अरे भाई और नहीं तो आपने ड्यूरिंग कोविड टैबलेट तो खाई होंगी, इजंट इट? तो बहुत सारे जो क्या है टैबलेट्स, उनको डिज़ाइन करने में क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स हेल्प करती है भाई उनके मैकेनिज्म को समझ के और उनकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ कि वो एक पर्टिकुलर वायरस को ख़त्म कर सके। समझ गए बात? ओके अब बताओ क्या भाई, केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, ये कहता है रिएक्शन स्पीड, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन पाथवे और ऑल। बोलो भाई, भाई रिएक्शन मैकेनिज्म पाथवे तो एक ही बात होगी, बात आपको पहले पड़ेगी। तो क्या हमारे पास? डी ऑप्शन है कि नहीं आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।